नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। अब चलिए शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्र धर्म की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की आज मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद से अटकलों का बाजार लगातार गर्म है और सियासी चर्चाएं काफी जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की दिल्ली में शनिवार को मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। मानसून सत्र से पहले शरद पवार की इस मुलाकात को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले कल मोदी सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। विपक्ष की ओर से सरकार को संसद में घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में चल रही सियासी उठापटक के बीच पीएम मोदी से एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात ने राजनीतिक पंडितों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। महाराष्ट्र के सियासी भविष्य को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों ही शरद पवार को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की खबर आई थी। हालांकि इस खबर को लेकर शरद पवार ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है कि मैं राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनूंगा। मुझे पता है कि जिस पार्टी के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, उसे देखते हुए क्या नतीजा आएगा। तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक हुई। पीएम आवास पर हुई यह बैठक करीब 50 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार काफी गर्म हो चुका है। हालांकि आपको ये बता दें कि एनसीपी ने इन अटकलों को विराम देते हुए कहा है कि इसकी जानकारी कांग्रेस और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पहले से ही थी। इस बैठक पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि संघ का राष्ट्रवाद और एनसीपी का राष्ट्रवाद दोनों अलग हैं। दोनों नदी के दो छोर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। उन्होंने बताया कि बैंकिंग रेगुलेटरी कानून बदलने से सहकारिता क्षेत्र को नुकसान हुआ है, ऐसा शरद पवार का मानना है। उसी संदर्भ में पहले उनकी प्रधानमंत्री से फोन पर बात हुई थी। उसी संदर्भ में आज दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा कोरोना टीके की कमी पर भी चर्चा की गई। देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की दिल्ली में किसी भी तरह की मुलाकात से उन्होंने इनकार किया। और कल पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का नेता नियुक्त करने के बाद पीयूष गोयल जी स्वयं पवार साहब को मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आए थे और नेता बनने के बाद एक कर्टसी कॉल के तहत वो आकर पवार साहब से मिले और जिस तरह से हमेशा से एक परंपरा रही है कि जो सदन का नेता होता है वो सभी दलों के लोगों को मिलकर सहयोग मांगने की बात करता है, और उसी उपलक्ष्य में कल पीयूष गोयल जी से पवार साहब की मीटिंग हुई थी। साथ ही उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दफ्तर में एक बैठक हुई जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब, पूर्व रक्षा मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी साहब उस बैठक में उपस्थित थे और उसी बैठक में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिपिन रावत जी भी उपस्थित रहे। जनरल नरवणे साहब भी उस बैठक में थे और आज देश के प्रधानमंत्री से पवार साहब की मुलाकात टाइम मांगा गया, टाइम तय हुआ और उसके बाद पवार साहब स्वयं जाकर प्रधानमंत्री को उनके कार्यालय में मिले। उस बैठक में जो एक लिखित मांग थी सरकार के पास, खास करके कोऑपरेटिव बैंक को लेकर, जो बैंक रेगुलेटरी एक्ट में केंद्र सरकार ने बदलाव किए
जिसके कारण बैंकों के जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके अधिकार कहीं ना कहीं मर्यादित कर आरबीआई को ज़्यादा उसमें अधिकार दिए गए। उदाहरण के तौर पे कि कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स, उनमें अलग अलग तरह की विसंगति है। आज कोऑपरेटिव बैंक जो राज्यों के कोऑपरेटिव एक्ट है उसके तहत बनाए जाते हैं, लेकिन जो डिपॉजिटर्स है उनके पैसे को सुरक्षित रखा जाए इसलिए आरबीआई उसको रेगुलेट करती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव बैंक से जब कोई कर्ज लेता है तो महाराष्ट्र के कानून के तहत 2.5% कंपलसरी शेयर उनको लेना पड़ता है, और जब वो अपने कर्ज की वापसी कर देता है तो उनकी अपेक्षा होती है कि जो अगर किसी ने 10 लाख का कर्ज लिया और 25,000 उसका शेयर कैपिटल है तो उसकी अपेक्षा होती है कि वो शेयर कैपिटल भी उसे वापस मिले। लेकिन नए नियमों से रिजर्व बैंक के परमिशन बिना वो पैसे आप वापस नहीं दे सकते। इस तरह का नए रेगुलेटरी एक्ट में जो बदलाव किया गया उस तरह की कंडीशन उसमें डाली गई। साथ ही साथ आज के कानून में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं कि कोई अपना शेयर दूसरे शेयर होल्डर को। तो महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष शरद पवार ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों की ये बैठक करीब 50 मिनट तक चली। हालांकि बैठक का मुद्दा क्या रहा ये अभी साफ नहीं है। इस मुलाकात पर शिवसेना की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मंत्री से मिले हैं तो किसी को शौक में जाने की जरूरत नहीं है, ये आश्चर्य की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री को कोई भी मिल सकता है अपने राज्य के प्रश्न लेकर, जिस क्षेत्र में वो नेता काम करता है उस क्षेत्र के प्रश्न लेकर। और पवार साहब का मोदी जी के तो रिश्ते हैं पुराने, एक दूसरे से सलाम मशवरा हमेशा करते आए हैं। पवार साहब गए हो गए, मैंने देखा उनके फोटो में एक फाइल उनके साथ है, फाइल रखी है। उसका मतलब कुछ ना कुछ कृषि के बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में कुछ ना कुछ विषय लेकर गए होंगे पवार साहब, क्योंकि वहाँ चुनाव अलग अलग लड़ने की बात चल रही है। उसको देखिए, इस बारे में कोई प्रधानमंत्री से बात करता है क्या? ये कोई प्रधानमंत्री से बात करने का विषय नहीं है। मैं पवार साहब से जब मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा, बात करूंगा, उनसे समझ लूंगा। लेकिन मुझे लगता है राजनीति नहीं है उसमें कोई। सर, महाराष्ट्र में गठबंधन में सब चीज ठीक चल रही है? एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ध्यान में रखना चाहिए कि हाल ही में जो कुछ घटनाएं वहाँ हुई, खास करके लद्दाख लेह की सीमा पर, चाइना की सीमा पर जो हुई, आप जानते हो कि दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाया गया, तब सामने से चाइना की फौज सिंधु नदी के तट पर खड़े रहकर हमारी आलोचना करती रही, गाली गलौज करती रही। और ऐसी स्थिति में चाइना जो कदम उठा रही है, उन्होंने और भी काम कर दिए, वहाँ उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर भी काम खड़ा करना शुरू कर दिया है। आप जानते हो कि आदरणीय शरद पवार साहब ये देश के रक्षा मंत्री रहे हैं, वो कृषि मंत्री भी रहे। तब ये जो विषय गंभीर रूप वहाँ ले रहा है, उस विषय पर मुझे जो लगता है वो उस विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी मुलाकात हुई होगी, वो मीटिंग उसके विषय पर हुई। और उसके लिए और भी एक मुद्दा है जो किसानों का है। आप जानते हो कि किसान पिछले 1 साल 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, आज भी वो आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब वो आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार यहाँ किसानों के लिए अलग कानून बनाने जा रही है, और इसलिए फिर उन्होंने वहाँ उस विषय पर भी हो सकती चर्चा करने के लिए आदरणीय शरद पवार साहब की बैठक हुई है। और मुझे नहीं लगता और कोई राजनीतिक उससे कोई हम लोग तर्क निकालते हैं।
वो कोई राजनीतिक तर्क नहीं निकालने की आवश्यकता नहीं लगती मुझे। फडणवीस और शरद पवार की मुलाकात हुई ऐसी चर्चा चल रही थी। वो भी तो वो देखो, सरकार कोई भी हो, जनहित और राष्ट्रहित सामने रखना चाहिए। आप जानते हो कि हाल ही में जो विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र में ओबीसी के आरक्षण पर बहुत दंगा हुआ, हंगामा हुआ, और उस हंगामे के बाद में छगन भुजबल साहब ने देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात कर ली। वो इसीलिए कर ली कि ओबीसी के आरक्षण के बारे में भी उनका जो कुछ कहना है, संवाद रखना, सुसंवाद रखना उससे ज़्यादा अच्छा होता है। राजनीतिक जो कुछ है बहस करते रहे, लेकिन न्याय की जब बात आती है तो पक्ष विपक्ष दोनों, एक सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों इकट्ठा आकर राज्य के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए इकट्ठा। अब चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से सीधे आपका इस समय परिचय करवा देते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष एनसीपी की फहमीदा हसन जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। फहमीदा हसन जी, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात इस समय सियासी बाजारों को गर्म किए हुए है। मुलाकात के पीछे की वजह तो बता दी कि कोऑपरेटिव बैंक और वैक्सीनेशन को लेकर आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो कुछ और ही समझ रहे हैं मैम इस मुलाकात को। सबसे पहले तो जैसे कि हमारे मुंबई के अध्यक्ष है नवाब मलिक जी, उन्होंने पहले ही पूरा चित्र क्लियर कर दिया है कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात कांग्रेस के नेताओं को भी पता है, हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जी, उनको भी पता है। और अभी सोमवार से पार्लियामेंट्री का जो सत्र शुरू हो रहा है, तो पवार साहब ने समझा कि पहले जाके हम चर्चा कर ले, ये जैसे कि बैंक सेक्टर का जो कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेशन सेंट्रल बैंक ने चेंज कर ले, और दूसरी बात है अभी महंगाई, पेट्रोल डीजल और जो सीमा के ऊपर जो गंभीर परिस्थिति बनी हुई है, उसी को चलते सारे मुद्दे लेके पीएम जी से मिले हैं पवार साहब। और ये एक जो है वो उनकी ऑफिशियल मीटिंग है। जो हमारी महाविकास आघाड़ी है उनको सबको पता है कि आज पवार साहब कौन से मुद्दे पे पीएम सर से मिले हैं। नहीं, संजय राउत तो अभी बाइट में कह रहे थे कि मैं मिलूंगा शरद पवार साहब से, तब पूछूंगा कि उन्होंने किस मुद्दे पर चर्चा की है। सबको तो नहीं पता था। ये बात हो सकती है कि उद्धव ठाकरे को पता हो, लेकिन संजय राउत की बातों से लग नहीं रहा था कि उन्हें भी सब कुछ पता है। अभी मैं आपके पास आऊंगी खेमचंद शर्मा जी। एक बात मैं यहाँ पर जानना चाह रही हूँ सर, वैसे तो कल बुलाई ली है सर्वदलीय बैठक, तो ये खास मुलाकात के पीछे की वजह आप क्या मान रहे हैं? और दूसरी बात, ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात हुई है शरद पवार की। देखिए, दोनों ही बड़े लीडर हैं। शरद साहब भी पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, और उनका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है जी। और पहले भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब शरद साहब बहुत सारे विषय पे चर्चा करते रहे। इस पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा कि पार्टी ने और गवर्नमेंट ने या पीएम हाउस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। आप एज ए मीडिया हाउस फ्री हैं अपने कयास लगाने के लिए। जब दो बड़े लीडर मिलते हैं तो बहुत सारी चीजों पे चर्चा होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो आप उसके हिसाब से विचार सोच सकते हैं या अपना अनुभव लगा सकते हैं। मेरा बोलना उस पर उचित नहीं है। आप एनसीपी अपनी ओर से बयान दे रही है, हो सकता है कि वो बात ट्रू हो, और या फिर शरद साहब खुद से क्लैरिफाई करें कि वो किस विषय के लिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए थे, या पीएम हाउस बताए कि किस विषय पे इस मीटिंग में चर्चा पर चर्चा हो। ठीक है फहमीदा जी, शरद पवार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भी इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये सवाल मेरा ऐसे ही जारी रहेगा। बस हमें राष्ट्रधर्म में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि एनसीपी नेता नवाब मलिक ये बात साफ कर चुके हैं कि हम दोनों का ही राष्ट्रवाद अलग है। उन्होंने कह दिया है कि ये दोनों नेता नदी के दो छोर जैसे हैं, यानी कि तमाम अटकलों पर वे विराम लगा चुके हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों ने इस मुलाकात का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहमीदा हसन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राष्ट्रपति पद
पद के उम्मीदवार की चर्चाएं लगातार जोरों पर हैं। आज भी शिवसेना सांसद संजय राउत ये बयान दे रहे थे। उन्होंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर कोई चेहरा मजबूत है तो वो शरद पवार का ही है। राष्ट्रपति पद के लिए पवार साहब ने पहले ही बोल चुके हैं कि मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ है, और राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है उसको 1 साल बाकी है। उसके पहले यूपी का चुनाव मई महीने में है 2022 में, उसके बाद में ये सारी चीजें शुरू होगी। अभी तक का तो कोई ऐसा है नहीं कि पवार साहब राष्ट्रपति पद के लिए इच्छुक है करके। नहीं, वो बार बार संजय राउत ये बात पर जोर देते हैं कि अगर विपक्ष में कोई चेहरा मजबूत है तो वो सिर्फ शरद पवार का है, इनके अलावा कोई नहीं है। यानी कि अगर हम चुनावों की बात करें तो इसे फिर मोदी वर्सेस शरद पवार बनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष एकजुट होना चाह रहा है। अब विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो ये सारे मुद्दे भी हल हो जाएंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से देश के हालात है कि महंगाई है, जो टीकाकरण है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टीका अवेलेबल नहीं है और टीकाकरण किस तरीके से किया जाए। आज पवार साहब ने वो भी मुद्दा रखा होगा पीएम साहब के पास, और पीएम साहब के पास जाने का इनका ये एक और तथ्य हो सकता है कि ये सारी बातें जो है एक किसान कानून का है, पहले भी पवार साहब ने उनको लेटर भेज चुके हैं, और जैसे कि अभी पार्लियामेंट सोमवार से शुरू हो रही है तो वापस से ये सारे जो मुद्दे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक के जो रेगुलेटरी सिस्टम है जिसमें आरबीआई का एक कोई क्लोज लाए हैं उन्होंने, तो ये सारी चीजें लिख के पवार साहब ने आज पीएम मोदी जी को दिया है कि इसके ऊपर कुछ अलग आप विचार करके देखिए कि क्या जनता के हित में हो सकता है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, 3 अहम मुद्दे उठा दिए हैं यहाँ पर फाहमीदा हसन जी ने, और उन्होंने ये बात कही है कि शरद पवार आज इन्हीं मुद्दों को लेकर पीएम से भी मुलाकात करने गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक का मसला, वैक्सीनेशन का मसला, इसके अलावा किसानों का मसला। क्या आप तैयार हैं पूरी तरीके से इन सवालों का जवाब देने के लिए? हंगामा इस बार अच्छा खासा होने वाला है, अभी से ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए, हमारी बहन को शायद पता नहीं है कि लगभग 40 करोड़ वैक्सीन भारत में लग चुकी है, जो सबसे ज्यादा तेजी से, क्योंकि चाइना के रिकॉर्ड को हमारे महाराष्ट्र में 2 दिन वैक्सीनेशन होता है, 2 दिन बंद रहता है, 2 दिन होता है, 2 दिन बंद रहता है। ऑफिसर हैं 40 करोड़ से ज्यादा डोसेज लग चुकी हैं, और ये जो संख्या है अमेरिका से भी बहुत ज्यादा आगे है, काफी संख्या में आगे है। महाराष्ट्र में भी लगभग 3.25 करोड़ के आसपास डोसेज लग चुकी हैं, 4 करोड़ के आसपास, और यूपी में लग चुकी हैं। हमारे सीमित साधनों में, और हम डेवलप कंट्री हैं, डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। तरीके से काम हो रहा है। पहले भी सरकारें रही हैं, वैक्सीन 10 साल 15 साल 20 साल बाद भारत में आती थी और बरसों में लगती थी। आज भारत में वैक्सीन भी समय पे आई है, तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, और बाय द एंड ऑफ जुलाई हम लोग लगभग 50 करोड़ वैक्सीन लगा चुके होंगे। और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो रोड मैप है कि बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग सभी 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाएंगे, और वो हम लगा पाएंगे, और उसका रोड मैप पूरी तरीके से। वैक्सीनेशन होगी तो आप लगाएंगे ना, टीका जब देंगे जब टीका अवेलेबल होगा। आपको डिस्टर्ब नहीं किया, टीका अवेलेबल नहीं है आएगा। आप थोड़ा सीनियर हैं, थोड़ा पढ़ लिख के आए, सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में, मैं नहीं कह रहा। सब है पता हमें, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, सीनियर लीडर हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा से सीनियर लीडर्स के साथ चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, और पवार साहब सीनियर लीडर हैं, उसके नाते हो सकता है कि उन्होंने कुछ विषयों पे सजेशन दिए हों, कुछ उन्होंने भी आदरणीय के नाम से सजेशन लिए हों। और रही बात तो महाराष्ट्र की सरकार की, तो उसमें एक यूपी में कहावत है कि सबकी अपनी अपनी पोटरी और अपना अपना राज है। कांग्रेस की अपनी पोटरी है, उनके अपने एमएलए, उनका अपना राज है, अपना उनका धोने, अपनी बातें करते हैं। वैसे एनसीपी की अपनी पोटरी है, उनकी अपनी धोने, अपना राज है। वैसे ही शिवसेना का है, वो एक मौका परस्त होकर तीनों साथ में है, लेकिन उनका जनता से कोई लेना देना नहीं, सेवा से कोई लेना देना नहीं, काम से कोई लेना देना नहीं। आज भी सेकंड वेव की शुरुआत महाराष्ट्र से होती है, सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में होती हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में होती है। आज भी सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है वो महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र की जो सरकार अपने आज महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा परिस्थिति कवर की है कोरोना में। ठीक है फाहमीदा जी, आ रही है, एक बार बात कंप्लीट हो जाए, एक एक करके बात कर लेते हैं मैम, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। बताइए शर्मा जी।
सवाल को रिपीट करेंगे प्लीज? मैं उन्हें शांत करा रही थी सर, आप अपनी बात रख लीजिए ताकि मैं उनके पास जा सकूं। और वो लगातार ये बात कह रही हैं कि हमारे यहाँ 2 दिन वैक्सीनेशन होता है और अगले 2 दिन के लिए वैक्सीनेशन कैंप पर जो है ताले लटक जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, 42 करोड़ के आसपास, ये तो सब है ना। एक आप नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहो तो करो। 42 करोड़ के आसपास, लगभग 2 करोड़ के आसपास अभी भी डोसेज हमारे स्टेट्स के पास है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार गंभीरता से सिंसियरली इस पे काम कर रही है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 40 करोड़ वैक्सीन भारत में लग जाना। विश्व में सबसे ज्यादा स्पीड से वैक्सीन, यूएस से भी ज्यादा डोसेज हमारे यहाँ पे लग चुकी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें मानना पड़ेगा। और हम लगातार अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और हमारा जो रोड मैप है कि हम दिसंबर से पहले सभी को वैक्सीनेट कर पाएंगे और वो होगा, जरूर होगा, क्योंकि उस ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इतना अविश्वास है इन तीनों पार्टनर्स में कि आप देखेंगे कि भाई सरकार नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं है, बस मजबूरी है, सरकार चलानी है, सत्ता का सुख भोगना है, पैसे कमाने हैं, कमीशन पूरी करनी है, अपने आप को जेल जाने से बचाना है, तो साथ साथ खड़े हैं। बाकी इनके बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई भी संवाद नहीं है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कोई भी एटिकेट कोऑर्डिनेशन से 2.5 साल से सरकार चल रही है सर। जनता के लिए कंक्रीट काम नहीं है और ये बार बार दिखता है। और कभी कांग्रेस वाले हमारे शरद साहब को रिमोट कंट्रोल बोलते हैं, कभी एनसीपी कांग्रेस को कुछ बोलती है, कभी शिवसेना कांग्रेस को कुछ बोलती है, कभी एनसीपी शिवसेना को बोलती है। मतलब सब टीका टिप्पणी करते हैं, सब एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, लेकिन मजबूरी में और लालच की वजह से एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं। महाराष्ट्र की हालत बद से बदतर हो रही है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आने देना। अदरवाइज महाराष्ट्र में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में चल रहा है। बताइए फाहमिदा हसन जी। सबसे पहली बात है कि इंडिया के अंदर वैक्सीन मेड इन इंडिया जो है वो 2 टाइप की वैक्सीन है, एक ऑक्सफोर्ड है और एक भारत बायोटेक का है। इंडियन कंपनी की जो वैक्सीन है 1450 रुपया लेते हैं और यूके वाले का 850 रुपया है। तो डोमेस्टिक वाला वैक्सीन सस्ता होना चाहिए। और मैं आप केमचंद से आपसे यही पूछना चाहूंगी कि 35,000 करोड़ का जो बजट था वैक्सीनेशन का, वो बजट कहाँ गया? प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं कि वैक्सीन सबको फ्री में, लेकिन यहाँ तो सबको पैसा देना ही पड़ रहा है और ऊपर से पैसा देने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिलती है। आज आप बता दे, महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 वैक्सीनेशन में है, उसके बावजूद भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र की सरकार क्या पड़ रहा है? केंद्र की तरफ से 75 सरकार है, वो जनता, आम जनता के लिए सब और उसके लिए केंद्र पे कर रहा है। पैसा दे रहे हैं वो लोग हैं जो पे कर सकते हैं, कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओ हैं, सबको पैसा नहीं देना पड़ रहा है और स्टेट को पैसा नहीं देना पड़ रहा है, महाराष्ट्र को पैसा नहीं देना पड़ रहा है। महाराष्ट्र चाहे तो जो पैसा उसने बचाया है वो पेट्रोल डीजल के रेट कम करके लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा जो फ्रॉड हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के आमदारों के अंदर जो 30 तारीख को वैक्सीन सरेंडर करना हुआ था, आप एनसीपी के फ्रॉड की बात कर रहे हैं क्या? आप शिवसेना के फ्रॉड की बात कर रहे हैं? आप कांग्रेस की फ्रॉड की बात कर रहे हैं? तो आप डिटेल शेयर कर सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। आज अतुल भास्कर ले लो, आज योगेश सागर जी को ले लो, आपके आमदार है बीजेपी के रहे, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों के साथ में मिलके पैसा कहाँ देना पड़ रहा है? आप झूठी बयानी कर रहे हो, आप सीनियर लीडर होते हुए भी गलत टीवी पे बयान कर रहे हो। आप ये बताओ सबको पैसा बयान नहीं गलत कर रहे, यहाँ पे वैक्सीनेशन फॉर ऑल है, फ्री फूड फॉर ऑल है। आप पुलिस स्टेशन में केस हो गए उसके ऊपर, आप जरा जानकारी लीजिए महाराष्ट्र की, उसके बाद में आप बात कीजिए। आज आउटडेटेड वैक्सीन उन्होंने 1 महीने तक का कैंप चला के पूरी सोसाइटियों में लगाया है। अब चिंता करनी चाहिए आपकी महाराष्ट्र सरकार की, जहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ लूट काट हो रही है, यहाँ पे सिर्फ कमीशन हो रही है, यहाँ पे लोगों को आपके जो आपकी बीजेपी सरकार है पूरी तरह से यहाँ फ्रॉड कर रही है और लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रही है। उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में केस हो चुके हैं। अगर सरकार हमें परफेक्टली वैक्सीनेशन देती है तो महाराष्ट्र में ने भी आज आंकड़े जारी किए हैं। फाहमिदा हसन जी, रोजाना स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता होती है, वैक्सीनेशन को लेकर आंकड़े जारी किए जाते हैं। या तो स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े छुपा रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा ही रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से तो 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन हमारे देश में लगा दी गई है। खैर, ये बात सही है कि आप लोगों ने ये मुद्दा बनाया है और शरद पवार आज इसी मुद्दे को लेकर मुलाकात भी करने गए थे। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार जाने किस तरीके से वैक्सीनेशन के मुद्दे पर विपक्ष को शांत कर पाती है। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ राष्ट्र धर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।